जी तो गाइस आप लोगों को पता चल चुका होगा कि ये ग्रीन कोट जो है जी मैंने इसलिए पहना है कि ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना होता है। लेकिन आज मैं आपको ये नहीं कहने लगा कि मैं आज पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने लगा हूँ। आज ये मैंने पहना है, आज एक मेरा टीवी चैनल पे प्रोग्राम है मॉर्निंग शो, तो उस पर मैं जाने लगा हूँ 9 to 11 AM। तो उसके लिए मैं ये रेडी हुआ हूँ और ये मैंने कोट पहना है। तो आज मैं वहाँ पे जाऊँगा और अपने ख्यालात का इजहार मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा कि मेरा ये प्रोग्राम कैसा रहा और कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इट्स माई फर्स्ट एक्सपीरियंस टू बी ऑनलाइन ऑन एनी टीवी चैनल। सो स्टे ट्यून एंड कीप वाचिंग। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब आज उनसे जो कि इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर हैं। और आप ना कि सिर्फ इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर हैं बल्कि आप नेशनल चैम्पियन बन चुके हैं 2 दफ़ा। 2018 और 17 में ये टाइटल आपने अपने नाम किया, पाकिस्तान के नंबर 1 थे। आपने तकरीबन 2 मास्टर्स किए हुए हैं, एक फ़िज़िकल एजुकेशन में और दूसरा उर्दू लिटरेचर में, जो कि बहुत मुख्तलिफ है। इसके बारे में भी बात करेंगे और आपको साथ साथ ये भी बताएं कि आप मास्टर्स के साथ साथ आप 10 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं। आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। आज ये बैडमिंटन प्लेयर हो सकता है हमारे जो सामने ऑडियंस है उसमें से भी कोई एक निकले। अजीम सरवर से आज आपकी मुलाकात करवाते हैं। अ वेरी वेलकम टू एक और सब हमारे मेहमान हैं आज। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। अजीम क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक। गुड मॉर्निंग। अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर यू एज वेल कि आपको ये ग्रीन कोट पहनना नसीब हुआ। आपसे जब हमने ऑफ द रिकॉर्ड बात की तो आपने बताया ये ग्रीन कोट तब पहना जाता है जब आपको इंटरनेशनली आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई थिंक ये आपका ख्वाब होगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ऐसे ही जी, जब एक प्लेयर किसी स्पोर्ट्स में जाता है तो उसकी पहली विश जो है वो यही होती है कि उसको पाकिस्तान की तरफ से एक तो ग्रीन कोट मिले और वो पाकिस्तान की तरफ से खेले इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स और अपने मुल्क का नाम रोशन करे। तो ये उसकी पहली डिज़ायर होती है जब वो अपने किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट की तरफ फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट, आपके ख्वाब पूरा होने पर और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने पर हम आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद भी देते हैं। मूविंग वेरी स्विफ्टली अब आज के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हमने मौजू रखा है कि क्या एजुकेशन जो है वो सिर्फ डिग्रीज का नाम है या कैरेक्टर बिल्डिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स विच वी हैव टू कंसिडर। वो भी बड़ा ज़रूरी है, उसको भी दिमाग में रखना। देखें, डिग्रीज जो है ना, मेरे अकॉर्डिंग इसकी ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आपने सिर्फ एक स्टडी के लिए जाना हो। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपको जब भी आपने स्टडी के लिए जाना है तो स्टडी तो जस्ट आपकी एक फॉर्मेलिटी है कि आपने क्वालिफिकेशन अपनी इम्प्रूव करनी है और जस्ट जॉब के लिए आगे चले जाना है। बट मेरे अकॉर्डिंग जब आपने अपनी तैयारी ये शुरू करनी है तो आपके पास पहला ये जो स्टेप है वो आपके पेरेंट्स, उनकी जिम्मेदारी आती है। ठीक है, आपके पेरेंट्स जब आप पे फोकस करेंगे। अब मेरे अम्मी अब्बू हैं, वो मुझे इतना फोकस करते थे शुरू में, क्योंकि मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। ठीक है, मेरे छोटे जो हैं मैंने उनको देखा, लेकिन जो मेरे से स्टार्ट लिया उन्होंने वही उन्होंने नीचे भी इम्प्लीमेंट किया उन पे। मुझे उन्होंने सुबह उठाना, मुझे उन्होंने स्कूल के लिए नाश्ता करवाना, मुझे सारा कुछ उन्होंने किया। लेकिन जैसे ही मैं आगे स्टडीज़ के लिए बाहर गया घर से तो मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मेरे पे आ गई। तो तब मैंने अपने आप को खुद से ग्रो करना शुरू किया। जिक्र करें तो ऑफ द रिकॉर्ड कुछ मलेशिया का वो वाकया था, तो हम वो जानना चाहते हैं, वाज इट रिलेटेड टू दिस? इस एजुकेशन से रिलेटेड था? एजुकेशन से रिलेटेड है। पता क्या, हम अपनी पर्सनैलिटीज़ को फोकस करते रहते हैं। भाई वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, किसी और के बारे में क्या सोचेगा। हम लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस कर लेते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन जो बाहर के जो मैं एक दफ़ा मलेशिया चला गया तो मैं ऐसी ना रोड पे वॉक कर रहा हूँ। तो रोड पे वॉक करते हुए मुझे एक काफ़ी एजड बंदा था, वो मिला मुझे। तो मैंने उसको देखते ही मैंने कहा यार ये तो बड़ा एजड है, लेकिन वो जॉगिंग कर रहा था। और जॉगिंग का तो मैंने उसको ऐसे ही जॉगिंग मैं भी स्टार्ट कर दी साथ, क्योंकि स्पोर्ट्समैन था। तो मैंने कहा बाबा जी आप मुझे ये बताएं व्हाट इज़ योर एज। तो ही वाज लाइक 83 ईयर्स ओल्ड। तो वो रोड के ऊपर जो है वो जॉगिंग कर रहा है। तो वो लोग, मुझे उसी वक्त फील आया कि ये बाकी लोगों की तरफ तो देख नहीं रहा, ये तो सिर्फ अपनी हेल्थ के लिए इतना कॉन्शियस है कि ये रोड के ऊपर सुबह के 9 बजे जो है वो भाग रहा है। हमारे पास तो ये कहते हैं कि जो जी सुबह भागना या रात को भागना है। ये बहुत जरूरी होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है कि इंसान अपने आप पे फोकस करे। मैंने बहुत लेटर एज में अभी ये कंसिडर किया है। मैं जब, अगर मैं आपको जिम की भी बताऊं, हम जिम में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो कोई गलत कर रहा होता है तो ये एक बड़ा एक वो आपके इंट्यूशन सी आती है कि इसको बता दो कि ठीक कर ले।
आई हैव स्टॉप डूइंग दैट। मैंने कहा पहले मैं अपने आप को ठीक कर लूँ, पहले वंस आई एम परफेक्ट आई एम गोना स्टार्ट पुटिंग माई एफर्ट ऑन अदर पीपल। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बहुत मज़ेदार सी बातें करेंगे अजीम से। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना एक और सब, आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरे। जी वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ है अजीम सरवर और ही इज़ अ बैडमिंटन प्लेयर, इंटरनेशनल लेवल पर भी खेल चुके हैं, नेशनल लेवल पर भी नेशनल चैम्पियन रहे हैं पाकिस्तान का। अजीम, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन होता है जो हम पहले करते हैं। वी ऑल वांटेड टू नो द स्टोरी कि कहाँ से स्टार्ट किया और कैसे यहाँ तक माशाल्लाह इस लेवल तक पहुँचे। देखिए, मेरी लाइफ में स्पोर्ट्स को आगे ले जाने में बहुत ज़्यादा हर्डल्स आई हैं। मैं जब 18 इयर्स और कुछ मंथ्स का था तो मेरे लिए वो पहला इंटरनेशनल टूर था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट करने के लिए लाहौर में अपने गांव से वो जाना था ट्रायल्स देने के लिए। वहाँ पे मेरी सिलेक्शन होनी थी अगर मैं ट्रायल्स विन करता तो जब मैं सुबह ट्रायल्स देने तो रात के आई थिंक 1 बज गए थे, तो मेरी 2 घंटे हो गई थी। मैंने अपनी आइज़ को क्लोज किया हुआ था बट मुझे नींद नहीं थी आ रही। एक्साइटमेंट में कि मैंने सुबह लाहौर जाना है और लाहौर जाके मैंने कम्पीट करना है और मेरी सिलेक्शन होगी या नहीं, लेकिन मैंने अपने आप को ये फील करवाया कि यू आर द बेस्ट एंड यू कैन डू इट। तो मैं लाहौर गया, होता खुलेगी नहीं हाँ, खुलेगी, कहीं सोया ना रह जाओ। ऐसी है। और लिटरली ऐसा हुआ कि जब सुबह अब्बू मुझे आवाज़ देने के लिए आए ना कि अजीम, अभी उनकी ये आवाज़ ही आई कि मेरे कानों में पड़ते ही मैं उनसे पहले जैसे बेड पे बैठा हूँ ये एक्साइटमेंट का लेवल था उस वक्त। तो मैं लाहौर गया और अपने ट्रायल्स वगैरह देने के बाद मेरी वहाँ पे सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन से वापस आया तो मैं इंटरनेशनल जो पहला मेरा टूर था मलेशिया का वो 2009 में हुआ था। अच्छा, वो जूनियर में था और अंडर 19 कैटेगरी थी उसमें, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। तो बहुत अच्छा मेरा इन्वायरमेंट रहा, बहुत अच्छा। मैंने 2 मैचेस अपने जीते और उसके बाद मैं चाइना से मैच अपना हार गया और वापस आया। बट ये कि जैसे ही वापस आया तो मैंने अपनी मेहनत को भी बढ़ा दिया। आप अंदाज़ा इससे कर लें कि मैं अपने विलेज से 1 घंटे की बस पे बैठ के जाता था अपने कोर्ट के अंदर सिर्फ खेलने के लिए। जो मेरे पास प्रैक्टिस कोर्ट था वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था। मैं खेलता था ओपन वो जो थी घर में बनाया हुआ। हमारी अपनी एक प्लॉट पड़ा हुआ था, वो फ्री था, उसमें 2 लाइटें इधर लगा ली, 2 लाइटें इधर लगा ली, तो हम उसमें खेलते थे। अच्छा अजीम, हम अक्सर जब लोगों से बात करते हैं, अगर कोई प्रोग्राम भी हम ऐसा देख रहे होते हैं तो आप जा बजा लोगों को सुनते हैं, लोग कहते हैं गवर्नमेंट को अच्छे ग्राउंड्स बनाने चाहिए, गवर्नमेंट को थोड़े से स्पोर्ट्स स्टेडियम ज़्यादा बनाने चाहिए, जो गाँव देहात है वहाँ पर भी बनाने चाहिए, रिसोर्सेज कम है। क्या रिसोर्सेज का होना ज़रूरी है किसी इंसान का कामयाब होने के लिए? मैं उसी तरफ ही आने लगा था। अब मेरी बात कंप्लीट होने दे। मैं जैसे ही वो इंटरनेशनल टूर्स करके वापस आया तो वहाँ पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर थे उन्होंने मुझे क्या कहते हैं मेरे घर पे आए, तो मुझे उन्होंने बड़ा ऑनर किया। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा, मुझे ज़रा अपनी वो जगह तो दिखाओ जहाँ पे खेलते हो। तो मैंने उनको दिखाया तो कहते हैं ये ग्राउंड की तरह यहाँ पे। मैंने कहा सर यही ग्राउंड है। क्योंकि हमारी जो बेसिकली जो बैडमिंटन है वो होते हैं इंडोर, उसके ऊपर छत होना ज़रूरी है, उसके नीचे कारपेट होना ज़रूरी है, उस पर मैट डलता है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपकी लाइफ की, उसके स्पोर्ट्स के लिए। तो मैं जैसे ही उनको दिखाया तो कहते तो यहाँ पे खेल के तो इंटरनेशनल खेल के है। मैंने कहा जी सर। वो चले गए वापस और उन्होंने मेरे फादर को बुलाया। उन्होंने कहा कि आप यही जगह हमें गवर्नमेंट के नाम पे कर दें, क्लब के नाम पे, जो आपका क्लब है हमारा शाहीन बैडमिंटन क्लब वनी केतारड के नाम से वो मशहूर था, तो उसी क्लब को क्लब के नाम पे, ज़मीन को क्लब के नाम पे कर दें तो हम यहाँ पे ये आपको एक हॉल बना के देते हैं। अच्छा, तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था उनका। तो अब्बू थोड़ा सा उसमें सोचने में लग गए, तो गवर्नमेंट की जगह वहाँ पे है थी ऑलरेडी, एक करीब एक कॉलेज था, तो उस कॉलेज के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जो थे सैफुर रहमान साहब, मैं तो आज भी और हमारा वो इलाका जो है आज भी उनको दुआएं देता है कि उन्होंने एक बैडमिंटन का हॉल मेरे नाम पे, एक न्यू बिल्कुल बहुत अच्छा जिसमें मैं प्रैक्टिस करता था, उसके बाद एक हॉकी ग्राउंड, एक फुटबॉल ग्राउंड और एक क्रिकेट स्टेडियम जो है वहाँ पे उन्होंने मेरी वजह से उन्होंने कहा कि ये इतना पोटेंशियल है इस जगह पे कि यहाँ पे मैं क्यों ना ये बना के दूँ। इस बच्चे ने
यहाँ पे खेल के अगर इंटरनेशनल पे ले गया तो मैं अगर इसको प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म दूंगा तो ये कहाँ पे जाएगा। तो Agreed. उसके अजीम, बाद मेरे अजीम आपको बताता हूँ मैं, हम आपसे सवाल इसलिए करते हैं कि ऑडियंस को वो चीज़ें, आई नो यू गेट वेरी एक्साइटेड आपको वो स्टोरी बताने में, पर कुछ चीज़ें हम साथ साथ चाहते हैं कि ऑडियंस में क्लियर होती है। किस जगह पर मौजूद है ये जगह? ये है हाफिजाबाद से 20 किलोमीटर के फासले पे है, वनी के तारड़। ये वहाँ एक पे ग्राउंड्स बने, तहसील है, ठीक है, और कंसीडर होता है लाइक विलेज, ठीक है। तो थोड़ा बैकवर्ड एरिया ही समझ लें इसको, क्योंकि वहाँ पे पर्सनैलिटीज़ जो है वो ग्रो कर रही हैं, और हमारा जो वो गांव है मिसाली गांव के नाम से मशहूर है। क्यों? क्योंकि हर फील्ड के अंदर कोई ना कोई हमारा एक ऐसा बंदा उस गांव से निकला हुआ है जो बहुत हाईली पोस्टेड के ऊपर अपॉइंटेड है इस वक्त। और उसके बाद क्या हुआ? अब ग्राउंड्स बन गए और एक आपके नाम पर है, जो बैडमिंटन ग्राउंड है वो आज भी आपके नाम पर? जी बिल्कुल, आज भी मेरे नाम पे very वो nice. मौजूद है। वहाँ पे अभी बच्चे खेल रहे हैं, मेरे अबू वहाँ पे कोचिंग करवाते हैं। अच्छा, और अब्बा वहाँ पे कराते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट वो कोचिंग करवाते हैं, ठीक है। और उनकी सरपरस्ती में अभी 2 फीमेल हमारी, एक पंजाब में नंबर 1 हुई है और एक पंजाब में नंबर 3 हुई है। और रिसेंटली उन्होंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट यहाँ पे हुआ था अंडर 19 और अंडर 15 की कैटेगरी में, तो दोनों ने ही गोल्ड मेडल लिया था उन्होंने यहाँ पे। जबरदस्त, माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये इस्लामाबाद रोड माहौल में हुआ था यहाँ पे। अभी अब्बू कोच है वहाँ पे? बिल्कुल, अभी ये कायद आज़म गेम्स हुई हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो वही अबू की दोनों स्टूडेंट्स जो हैं वो उसमें भी उन्होंने अच्छी पोजीशन ली है। अजीम अब्बू से ही सीखा है, कोई और कोच था? देखिए, मेरे जो कोच थे वो मेरे अबू ही थे। ठीक है। उन्होंने ही मुझे मेरी आपके टॉपिक को भी थोड़ा सा रिलेट कर लूँ यहाँ पे, कि उन्होंने ही मेरी तरबियत की, स्पोर्ट्स में भी उन्होंने ही मुझे गाइड किया पूरा, ठीक है। और मेरी जितनी भी आगे स्टडीज़ थी उनमें भी मुझे उन्होंने सपोर्ट किया थ्रू आउट। आपके जो पेरेंट्स हैं, मैं समझता हूँ पहले वो उस्ताद हैं आपके, बाद में आपके जो स्टडीज़ के हैं वो कोच हैं, आप वो उस्ताद हैं आपके। तो आपको जो एथिकली सारा कुछ पता चलता है वो आपके पेरेंट्स हैं। सबसे पहले उन्होंने ही आपको डिलीवर करना है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले उनके पास ही होता है, देन उस्ताद के पास जाता है जिसके पास आपने डिग्री लेने के लिए जाना है। वो बाद में आपको आके सिखाएगा, पहले आपके पेरेंट्स ही हैं। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपके पेरेंट्स पे, दूसरी आती है आपके जो है वो टीचर्स पे। तो आजकल के जो टीचर हैं वो, जैसे उन्होंने बताया कि वो जितनी उनको पे मिलती है वो जिससे पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, उन्होंने अपना टाइम पूरा करना होता है बस। अच्छा, वो बच्चे को ये नहीं सिखाते कि हाँ। उसको कैसे अपनी ज़िंदगी में अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ग्रो करना है, दूसरों के साथ कैसे पेश आना है, अपने आप को कैसे आगे लेके जाना है, ये नहीं वो बताएंगे। हाँ, अभी हमारे पास ब्रेक तो नहीं आ रहा ना। आई वांटेड टू ऐड अ स्टोरी हियर, हमारी विल आल्सो लाइक इट। भाई मेरा, ठीक है, अब्दुल्ला, उसका जो पहला इंटरनेशनल, वो टेबल टेनिस खेलता है और हमारे एग्जैक्टली अब्बू ने ही हमें सिखाया था। और वो तो समझो अभी तक अब्बू ही हमारे कोच है और कोई भी जगह नहीं उनकी ले सकता। पहला उनका जो मैच था, सुनो, इंटरनेशनल सिलेक्शन जब ट्रायल्स हुए उसके, ईरान की कोई साउथ एशियन गेम्स की कौन सी मुझे याद नहीं है, तो पहले 5 लोगों ने सिलेक्ट होना था। पहले 3 जो थे उनको जो हमारी गवर्नमेंट थी वो भेज रही थी, और आखिरी चौथा या 5वां जो था उसको भी अलाउ था, लेकिन वो था कि जो हमारा 5वां है वो जाएगा आपके अपने पैसों के थ्रू, ठीक है। अब पैसे नहीं थे इतने ज़्यादा, ठीक है। भाई सेलेक्ट हो गया था, चौथे नंबर पर आ गया था। अब उससे खुशी इतनी ज़्यादा थी कि मेरा पहला इंटरनेशनल मैच है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली वो टिकट्स वगैरह, वीज़ा वगैरह सारी एक्सपेंसिव चीज़ें थी। तो अब्बू भी बड़े परेशान हो रहे कि बेटा मेरा सेलेक्ट हो गया और मैंने जाना है, और समझ नहीं आ रही। हम लोग गुजरात से बहुत जल्द शिफ्ट हुए थे इस्लामाबाद, एंड देन अब्बू सेड इट भाई को, और वो चीज़ मैंने आज तक अपने साथ ना बांध ली हुई है। सेड के मैं कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह कर सकता है, ठीक है। तुम अल्लाह से दुआ मांगो और 5 वक्त नमाज पढ़ के दुआ मांगो, वो कर देगा। एंड लिटरली जिस दिन उसने जाना था, वही ओह माय गॉड, मुझे गूज़बम्स आ गए कि जिस दिन उसने जाना था उसकी रात को पैसे आए थे एंड वो गया। ओह माय गॉड, इट वाज सो ब्यूटीफुल टू एक्सपीरियंस कि आप अगर अल्लाह पाक से वो कनेक्शन बिल्ड कर लो तो कुछ भी हो सकता है। Let's take a break here. I That's think we such a should need to take a beautiful- break here. Break लेते हैं, and that is wonderful. A story which is actually very inspiring. ये फेथ अगर आपके पास हो तो शायद आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये फेथ आने के लिए इसके अबू तक पहुंचना होगा आपको। आप यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे अजीम से बहुत सारी बातें करें, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, आप देख रहे हैं एक और सुबह, और अजीम सर्वर इज राइट ऑन द हॉट सीट टुडे।
अच्छा अजीम, अभी आपकी यकीनन बेगम भी देख रही होंगी, आपके बच्चे पता नहीं आपको रिकग्नाइज कर पा रहे होंगे टेलीविजन पे, क्यों यहाँ पे बहुत प्यारे लगते हैं हम टेलीविजन पे, आप बिल्कुल ऐसे भी प्यारे। अच्छा अजीम, मूविंग वेरी स्विफ्टली, बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे ये स्पोर्ट्स बड़ा टाइम कंज्यूम करने वाला स्पोर्ट्स है, जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी कम है। बिल्कुल ऐसे ही हाउ डू यू बैलेंस योर इंटायर रूटीन? जब आप घर में थे तब तो चलो आसान था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो चीज़ों को डिवाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब मैं अर्ली स्टेज पे था तो एक प्रोफेशनल जो स्टेज होती है वो मेरी जब मेरा इंटरनेशनल पहला टूर था वहाँ से स्टार्ट हुई। उस वक्त तो क्योंकि मैं घर में ही था तो मेरी जो मदर थी वो मेरा बहुत ज़्यादा वो मेरा ख्याल रखती थी, मेरी डाइट का, मेरा दूध, मैं उठूँगा कब सोऊंगा, क्या मुझे खाना है क्या नहीं खाना, तो ज़्यादातर मुझे वो चीज़ें खिलाती थी जिसमें ज़रा ताकत ज़्यादा हो, मटन, जैसे दूध। कि कौन सी चीज़ें? मटन मुझे बहुत पसंद था, मटन ही मुझे वो खिलाती थी, ठीक है। और दूध जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, दूध की बनी हुई खीर, कस्टर्ड, ये मुझे अच्छा, बहुत ज़्यादा really? पसंद था। तो इस वजह यार से आप बताते हम आपके लिए कस्टर्ड या कोई खीर बनवा लेते हैं, आज कोई सेवइयां बनवा लेते हैं। चलें फिर कभी आऊँगा फिर बनवा दीजिएगा। चले डन। इंशाल्लाह। तो इसके अलावा जो है वो जब मैं अपने घर से बाहर गया तो फिर मैं अपनी डाइट का खुद ही ख्याल रखता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने कौन सी चीज़ कब किस वक्त लेनी है। क्यों, मैंने एक मास्टर्स, जैसे मेरी आपकी स्टडीज़ जो है उसमें देखेंगे तो एक मैंने उर्दू लिटरेचर में मास्टर्स किया है, फिजिकल एजुकेशन। तो उसके बाद फ़ौरन ही मेरी स्पोर्ट्स के अंदर आना, तो वो मुझे सिर्फ इसलिए मैं गया था कि मैं देखूं तो सही स्पोर्ट्स के अंदर जाके ये क्या ऐसी चीज़ है, ये स्टडी कौन सी है जो आपकी स्पोर्ट्स को भी क्या इम्प्रूव करती है या सिर्फ ये एक स्टडी ही है बस, क्या इम्प्रूव, वही बताने लगा। उसके अंदर न्यूट्रिशन सब्जेक्ट होता है हमारा, तो वो न्यूट्रिशन सब्जेक्ट जो है वो मुझे पता चला कि बेसिक्स जो है वो हमारी बॉडी को क्या ज़रूरत है, जब खेलना है उस वक्त क्या ज़रूरत है, और जब रेस्ट करना है, जब खेलना नहीं है तब कौन सी चीज़ें हमने जो है वो खानी है। फैट्स वाली चीज़ें मैंने अपनी डाइट में से निकाल दी और मैंने सिर्फ प्रोटीन वाली चीज़ें और कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स, उनको मैंने अपनी फोकस कर लिया, 3 चीज़ों को, और उस 3 चीज़ों ने मेरी स्पोर्ट्स को भी इम्प्रूव किया, मेरी हेल्थ को भी इम्प्रूव किया। तो ये मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनको यही कहूँगा कि अपनी जो डाइट है, जिस तरह एग्स हो गए, मिल्क हो गया और फिश, ये सर्दियों में आजकल तो जो मौसम है उसके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, और ये 100% प्रोटीन है। जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपके इंटरव्यूज होते होंगे, आप तो उन्हें कहते होंगे छोड़े सवाल, मैं आपको खुद बताता हूँ मैंने क्या बताया, आपने कहा छोड़े, आपने किसी ने सवाल मुझसे नहीं पूछना, आई हैव द स्टोरी टू टेल। पर इंटरनेशनल टूर्नामेंट की अगर बात करें, कमिंग बैक टू दैट, इट इज़ अ वेरी प्राइड मोमेंट एंड अ प्राउड मोमेंट एट द सेम टाइम। आप जब वॉक कर रहे होते हैं, मतलब हम जब टेलीविजन पे देख रहे होते हैं तो हमारे गूज बम्स होते हैं कि यार वो पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान आ गया। सो व्हेन यू वॉक ऑन, लाइक आप एशियन गेम्स में भी गए हैं अभी रिसेंटली 2018 में, तब आप नंबर 1 भी थे। बिल्कुल ऐसे। सो हाउ वाज दैट मोमेंट विद, आई रियली वांट टू नो, बिकॉज़ टीवी पे तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा होता। देखें, जब वो एक्साइटमेंट थी ना, वो मैं जब वहाँ पे लैंडिंग किया और वहाँ पे हमारा पहला ट्रेनिंग सेशन था, मैच का नहीं था, तो वो इन्वायरमेंट ही देख के मुझे इतना को प्राउड फील हुआ कि मैं एक अपने पाकिस्तान का फ्लैग यहाँ पे अगर मैं जीतूंगा तो कितना वो एक मोमेंट होगा, वो तो लिटरली वो आई कैंट इमेजिन। मैं उस सीन को भी सिर्फ याद कर लूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे रोंगटे जो है ना वो खड़े हो जाते हैं। तो बहुत ही प्राउडफुल मोमेंट होता है जब आप पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ एक रिप्रेजेंट कर रहे हो और आपकी जो एक्साइटमेंट है उसका लेवल ही बहुत बढ़ जाता है। अदर कंट्रीज विद यू, बाकी मुल्क कैसे थे आप लोग के साथ वहाँ पे? काफ़ी अच्छे थे वहाँ पे। 69 कंट्रीज जो एशिया के हैं वो सारे के सारे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि ओलंपिक्स के बाद ये दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, और ये हर 4 साल के बाद जाके इवेंट होता है, 4 साल से पहले नहीं हो सकता। और एक कंट्री जब इसको कंडक्ट करवा लेता तो वही सेम दोबारा उसको नहीं करवा सकता, ये रोटेशन में होता है, ठीक है। जैसा वर्ल्ड कप है, एक कंट्री ने करवा लिया, देन किसी और की बारी है, तीसरा किसी और की, इस तरह करके। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर इरफान है कॉल पर। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इरफान जी। अच्छा, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, कैसे आप? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आप कैसे? बस बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर साहब आज हमारी एक गुत्थी तो सुलझाएं, हमें पहले ये बताएं आप MBBS डॉक्टर हैं या PhD डॉक्टर हैं? मैं एक्चुअली MBBS में हूँ, मैंने मास्टर पब्लिक हेल्थ किया हुआ है। मैं मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब मेरा बेसिकली काम। तो आपको क्या मुखातिब करते हैं, इरफान या डॉक्टर साहब? लोग क्या कहते हैं? डॉक्टर इरफान। डॉक्टर इरफान कहते हैं। डॉक्टर इरफान, आज का मौजू भी बहुत मुख्तलिफ सा है, पहले उसका सवाल कर लेते हैं, फिर आप अजीम से जो सवाल चाहे कर लीजिएगा। क्या एजुकेशन का नाम कैरेक्टर बिल्डिंग ही है? क्या तालीम का मयार तरबियत से बहुत दूर होता जा रहा है? नहीं, एक्चुअली एजुकेशन एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, और
जो है आप तरबियत करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। जबकि किसी जगह पे जाके कुछ ओवरलैपिंग तो ज़रूर है, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन तरबियत बिल्कुल डिफरेंट है। तरबियत आपको बताती है कि ज़िंदगी गुजारनी कैसे है आपने। बिल्कुल दुरुस्त है। अजीम से कुछ पूछना चाहेंगे? आज हमारे पास इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर हैं 2018 और 7 में नंबर 1 रह चुके, एट द मोमेंट नंबर 3 भी हैं। सारी मुझे समझ नहीं आया सवाल। मैंने कहा हमारे साथ अजीम सरवर मौजूद है, इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर, 2 दफा नंबर 1 रह चुके हैं 18-17 में और अभी नंबर 3 पे हैं पाकिस्तान में माशाल्लाह। अच्छा, बड़ी खुशी हुई है सुन के। असल में बैडमिंटन जो है ना वो बड़ा इग्नोर्ड एक हमारा खेल है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सिर्फ हॉकी किसी हद तक और अब तो क्रिकेट ही सिर्फ जो है ना वो लिया जाता है। जबकि अभी स्क्वैश में आपने पता है कि ये 3-4 दिन पहले 18 साल बाद हमारा एक लड़का जीता है। बिल्कुल माशाल्लाह। तो इट्स वेरी गुड कि आप बैडमिंटन ये छोटी गेम जो छोटी लगती हैं उनको लाते हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी ये एफर्ट और ये इसकी तारीफ करनी चाहिए। अच्छा, क्रिकेट का ये भी मसला है कि बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। क्रिकेट का ये भी है कि हमने सबको स्टार्स बनाया भी तो है, गवर्नमेंट इतना इन्वेस्ट करती है और बिकॉज क्रिकेट की जो वर्ल्ड कप, एक तो टीम मेंबर्स ज़्यादा होते हैं, 11 लोग होते हैं, तो यू कैन मेक एटलीस्ट 11 में से कोई एक तो अच्छा चल जाता है, तो वो स्टार बन जाता है। और दूसरी बात ये कि जब पाकिस्तान और इंडिया क्रिकेट मैच, इट्स अ राइवलरी, तो उसकी वजह से भी आई थिंक देयर इज एन ऐड ऑन। हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, बात करेंगे अजीम से, इनके इंटरनेशनल टूर्स के हवाले से कुछ मज़ेदार सी बातें होंगी, ज़ैनब को भी इंक्लूड करेंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब। जी वेलकम बैक टू एक और सो। हमारे साथ हैं अजीम सरवर, इज़ अ बैडमिंटन प्लेयर। अजीम, आप जब बता रहे थे अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे, इनकी ना आंखों में ऐसी चमक थी, इज वेरी एक्साइटेड अबाउट द होल एक्सपीरियंस पाकिस्तान को इस लेवल पर, ही इज वेरी पैशनेट अबाउट हिज गेम। अच्छा, मैं तो वो वाली प्लेयर थी ना जिसको ये पता था कि मेरे अब्बा ने मुझे सिखा दिया, मैंने अच्छा ना खेला तो मुझे डंडे पड़ेंगे या अब्बा नाराज हो जाएगी या कुछ, तो मेरे लिए तो स्पोर्ट्स यहीं तक थी कि अब्बू खुश हो जाए। और मैं स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर लेती थी, मुझे तो मैच से रात पहले नींद नहीं आती थी, इसलिए कि मैंने अगर बुरा खेल लिया तो अब्बा मेरा क्या हासिल करेंगे। लेकिन आपका जो है प्रेशर, मुझे लगता है आप कोई खास प्रेशर नहीं लेते हो गेम का, जो कि बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स पर होता है, मैच प्रेशर। मैं बिल्कुल ऐसी है, मैं बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं जो मैं विन किया हूँ सिर्फ अपने प्रेशर को हैंडल करने की वजह से। एक प्लेयर के जो नर्व्स होते हैं उस पर सबसे ज़्यादा उसको ये फोकस करें कि मैं हाउ टू हैंडल द प्रेशर्स वाइल्ड मैचेस। तो ये है कि मैच के दौरान जब आपने उस प्रेशर को, जो एक अपोनेंट, क्राउड और जो बाकी आपके अपोनेंट या हूटिंग हो रही होती है आपके ऊपर स्पेशली, तो उसको आपने कैसे हैंडल करना है। तो मेरे ऊपर बहुत सारे मैचेस ऐसे हुए हैं जो मैं हार रहा था, बिल्कुल वन साइड हार रहा था, और यकदम ही एक प्रेशर को हैंडल किया, और हैंडल करने के बाद बिल्कुल मैंने कहा कोई बात नहीं यार, मैं हार भी गया तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हार ही जाऊँगा ना, कोई मसला नहीं है, खेलो आप अपने एटलीस्ट 100% दे दो बस। तो मैं 100% देता था, तो वही अगला प्लेयर जिसने ये समझा होता था कि हम जीत चुके हैं, तो यकदम ही एक पासा पलट जाता था और मैं जीत जाता था वहाँ से। ये होता है प्रेशर को हैंडल करने का एक तरीका कि मैं अपना सिर्फ 100% देने की कोशिश करता था हर मैच में। ठीक है। तो मेरे वालिद जो हैं वो हर मैच पे ही मेरे जाते थे, और ऑलमोस्ट कुछ मैचेस ऐसे थे कि वो बर्दाश्त नहीं थे करते उस चीज़ को कि जब मेरा बेटा मेरे आंखों के सामने हारेगा तो यार मैं बहुत सैड फील करूँगा। और वाकई ऐसा होता था, जब मैं वो मैच कभी हार जाता था तो मेरे जो अब्बू हैं वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते थे कि यार मेरा बेटा हार गया। लेकिन जब मैं जीतता था तो उनकी आंखों में मुझे वही चमक, वही खुशी वो नजर आती थी। It has to be go both ways as well। हम समन की कॉल लेते हैं और फिर हम इस बारे में थोड़ी सी और डिटेल में बात करेंगे। समन, अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग। सलाम, कैसे हैं मायू भाई? बिल्कुल ठीक। समन, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़ैनब आपी कैसी हैं? ज़ैनब आपी मोबाइल धड़ाधड़ यूज कर रही हैं, रील्स देख रही हैं, अपने इंस्टाग्राम को बेहतर कर रही हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। मेरी मामा आप लोगों को बहुत पसंद करती हैं, बहुत ज्यादा। तो आप क्यों नहीं पसंद करती हैं? आपका क्या झगड़ा चल रहा है हमारे साथ? मैं करती हूँ लेकिन मैं डेली देख नहीं सकती। मामा जो है वो डेली देख रही होती हैं आपका प्रोग्राम। बड़ी बर्दाश्त है उनकी, माशाल्लाह, बड़ी बर्दाश्त है। अच्छा समन, एक मायू भाई, मामा कह रही थी उन्हें बताना कि हम भी मरीज हैं और आप भी मरीज हैं। ओए होए, ग्राई निकल आए अड्डा खाना से। मरी कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग मरी कसेरी, जो अलियोट से पीछे वाली। जी जी, भी बिल्कुल पता कसेरी कुत्थे। मैं गया वहाँ भी। आपको पहाड़ी आती है?
मुझे तो नहीं आती, मामा को आती है। बड़ी गलत बात है, ये गलत बात है। मामा इनको सिखाएं पहाड़ी, देखिए हमें कितनी अच्छी पहाड़ी आती है। अच्छा समन, आप एज ए स्टूडेंट हैं, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि क्या अगर ग्रेड्स बहुत अच्छे आते हों और किरदार कुछ भी ना हो, बिहेवियर ज़ीरो हो, तो क्या ये बैलेंस ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। ग्रेड्स जो है ना वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करते मेरे ख्याल से। समन ने तो कह दिए ग्रेड्स को चूल्हे में डालो, ग्रेड्स तो मैटर ही नहीं करते। ऐसा भी नहीं है, आपको बैलेंस करना होता है। पढ़ाई जो है वो साइड बाय साइड लेके, लेकिन अगर आप लोग का बिहेवियर अच्छा नहीं है तो आपकी स्टडीज का भी कोई फायदा नहीं। समन पढ़ती हो आप, क्या कर रही हो? मैंने एमफिल एनवायरमेंटल साइंसेस किया। ओए होए, आप तो बहुत बड़ी हो समन, मुझे तो लगा आप 2-3 क्लास में होगे। अच्छा मूविंग ऑन, अजीम से कोई सवाल करो कि आज बैडमिंटन प्लेयर है, चिड़ी छिक्का खेलने का शौक था तुम्हें? चिड़ी छिक्का ही कहते थे। मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, बैडमिंटन भी हम लोग खेल लेते हैं। और अजीम भाई को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया समन, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच समन, इट्स अ लवली कॉल, बड़ी एक सटल सी स्मूथ सी कॉल थी। अस्सलाम वालेकुम समीना जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। भाई क्या जबरदस्त आज तो प्रोग्राम चल रहा है, और आज आपकी जो लुक है ना वो तो मुझे दूल्हे से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। थैंक यू, आज मेरे पैसे सारे पूरे हो गए, जो मैंने खर्चे ना अपने ऊपर पूरे करके गया हूँ मैं। बहुत अच्छा किया भाई, अपने ऊपर तो सबसे पहले खर्च करना चाहिए। यार मैं आपको बताऊं, एक शॉप है बहुत मशहूर जूतों की, आपको नाम नहीं बता सकता मैं, पर जूतों से अंदाजा लगा ले। तो मैं ना उसके पास से गुजरा और मैंने लेने थे, मुझे एक चावल बड़े पसंद है, तो मैं वो लेने के लिए गुजरा, तो मैंने रास्ते में कहा ओए ये दुकान मुझे बुला रही है, ये तो मुझे आवाज़ें दे रही है। मैं अंदर गया और मैंने ना जूते ट्राई करना शुरू कर दिए और मुझे इतना पसंद आया और बहुत महंगा। तो सबीना मैंने कहा यार महंगा हो तो क्या हुआ, अपने लिए कमाता हूँ। मैंने कहा खरीद डालो हमायूं से। मैंने खरीद। बहुत अच्छा किया। पता मेरी भी आजकल सेम यही सोच है कि मैं कहती हूँ कि कोई भी चीज़ है, क्योंकि आप देखें कि अल्लाह सबको सही जिंदगी दे, लेकिन बहरहाल अपने ऊपर या अपने फ्रेंड्स पर, अपनी फैमिली पर, अपने पेरेंट्स पर, अपने बच्चों पे खुल के खर्च करें। ये पैसा सब कुछ यहीं पे रह जाना है। बिल्कुल, तो बेशक अल्लाह बहुत अच्छा किया। और आज के आपके जो गेस्ट हैं, मुझे उनका नाम जरा दोबारा अजीम सरवर जी, अजीम सरवर, अजीम सरवर साहब। ठीक, तो अस्सलाम वालेकुम जी। आपको आपके मेडल्स बता रहे हैं कि आप बहुत ही कोई लाइक फाइक बंदे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह आपको आपकी फील्ड में और तरक्की दे। और जी, और दूसरा जो हमायूं आप ये कह रहे थे ना ग्रेड्स का और वो सब कुछ, तो वो सब देखें, ग्रेड्स भी साथ साथ होना जरूरी है फॉर युद्धों के आगे बढ़ने के लिए। जब आप कहीं जाते हैं तो आपको ये कोई नहीं देखता कि आपकी तरबियत कैसी है, आपको पहले तो आपके कागजों से देखते हैं कि सर्टिफिकेट्स आपके क्या कह रहे हैं, तो उसके बाद वो दूसरी चीज आती है तरबियत की। लेकिन आप पता जॉब के लिए आपको सर्टिफिकेट्स, आपके ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए, और ऑफ कोर्स तरबियत भी नंबर 1 पर आती है। और वो तो आपकी जो उठने बैठने से वहीं से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि आपका जो किसी भी बंदे की तरबियत है। सबीना जी थोड़ी प्रोलॉन्ग कॉन्वर्सेशन हो रही है, लेकिन मैं फिर भी एक पॉइंट ऐड करूंगा। मैंने देखा है कि हम जीपीए ग्रेड्स के लिए बड़ा भागते हैं, पर जब जॉब की बारी आती है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आपका सीजीपीए देखती भी नहीं है। आपका मास्टर्स हुआ हुआ है, फेयर इनफ, दैट इज अ प्रीरेक्विजिट। आपको कहेंगे आपको ये स्किल आता है कि नहीं जो हमें चाहिए, अब वो दौर आ गया। लेकिन आपकी बात दुरुस्त इस तरह भी है कि बहुत सारी कंपनीज ने एक सेट बैरियर रखा हुआ है कि अगर ये जीपीए होगा तो हम आपको करेंगे। ट्रू, इवन इंस्टीट्यूशंस रखे हुए हैं कि इस इंस्टीट्यूशन का बच्चा अच्छा ही होगा। ओह यस, तो बहरहाल एनी हाउ बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और मैं कहती हूँ आजकल के जितने भी मॉर्निंग शोज हैं, आपका शो और आप जो होस्ट हैं दोनों माशाल्लाह सुपर डुपर डुपर। थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, आपकी इन बातों की वजह से हम सुबह उठ पाते हैं, वरना तो यकीन माने सुबह आजकल बहुत मुश्किल है। मेरे को 4 दफा अलार्म बंद करते हैं, वेरी डिफिकल्ट टू वेक अप। ठंड भी इतनी होती है और कोजी हुई होती है। अच्छा, नॉट द ठंड आल्सो, मुझे सोने का बहुत अच्छा, मैंने ये देखा है कि अगर मैं 6 घंटे सोऊं तो मैं बहुत ठीक हूँ। अगर मैं अपनी नींद 8 घंटे कर लूं, उस दिन मुझे और नींद आ रही होती कि चलो जी अभी थोड़ा सा और सो जाओ। आई वांट टू स्लीप ना जरा, सुस्त हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। उसको बहुत नींद आती है। नहीं, जो प्लेयर्स होते हैं बेसिकली उसको जो नॉर्मल बंदे हैं उनसे आप किताबी बातें कर रहे हैं। मैं तो दिल चाह रहा आपकी बेगम को फोन करूं और उनसे पूछूं कि क्या सीन है इनका। बिल्कुल उनसे ही पूछ सकते हैं कि जब भी मैं अपना ट्रेनिंग करके वापस आता हूं तो मैं ऐसे बेड पे गिर जाता हूं कि मेरा दिल करता है मैं बस रेस्ट करूं, मेरे साथ सब चीज़ पड़ी हो।
ऑब्वियसली अम्मी को तो इनकार नहीं हो सकता, नहीं तो जूते पड़ते हैं भाई अम्मी उनसे कौन तो। सी, छोटी अम्मी बड़ी अम्मी? नहीं, बड़ी अम्मी। बड़ी अम्मी। नहीं, आप घर के अभी काम करते हैं एट द बिल्कुल मोमेंट, ऐसी बीवी है। के साथ हाथ बटाते हैं? बिल्कुल ऐसी ही है। मैं अपनी सारी लुक आफ्टर अपने जो जब मिसेस आती हैं तो मैं खुद करता हूँ, जब घर जाऊँ तो वहाँ पे जाके भी मैं खुद करता हूँ। आई थिंक मैं अभी ब्रेक में आपसे नंबर लूंगा। विल गोना कॉल द भाभी। हम भाभी से पूछते हैं कि कितना जो है ना भाई शेर है हमारा, क्या काम करते हैं। भाभी खुद भी कॉल कर सकती है, शी इज वाचिंग द शो। आई वांट टू नो दैट हाउ मच डज ही वर्क, बिकॉज ये बड़ा मुश्किल होता है कि साथ में काम करने के बिल्कुल लिए। ऐसे वो अभी जॉब पे भी होंगी आई थिंक, अपना शी इज लेक्चर, और अभी वो जॉब पे कहाँ पे लेक्चरर है? अब वो है अलीपुर चटा कॉलेज है, कॉलेज में वहाँ पे फीमेल का माशाल्लाह, कॉलेज है, उसमें लेक्चर है इस वक्त। अच्छा, एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है जो मैं बस और आप दोनों से पूछना चाहूँगा। स्पोर्ट्स पे जब भी बात आती है, जब क्यों कहते हैं ना पुराने ज़माने की बात है कि खेलोगे कूदोगे वो होगे ख़राब वाला बात हो, पर अब वो नवाब वाली बात है। अगर आप देखो स्टार्स, क्रिकेट स्टार्स देखो, आप फुटबॉल स्टार्स देखो, देर मिंटिंग मनी माशाल्लाह। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ वापस आके पूछूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, बल्कि ब्रेक के बाद वापस आके अब देखिए बड़ा मज़ेदार सा सवाल दोनों के लिए मेरे पास। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना एक और, तो आप भी कॉल कीजिए, शामिल हो जाए प्रोग्राम में। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। पहले कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि आप कहते हो कि सिर्फ एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, साथ में अगर आप लोग कोई खेल कूद कर रहे हैं, बच्चों को कहते हैं यार कर लो ठीक है, लेकिन पढ़ाई साथ में जारी रखनी है और साथ में कोई अच्छी जॉब भी ढूंढनी है। क्या इससे ब्रेड एंड बटर अर्न हो सकता है? क्या ये करियर है अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में? बाकी मुल्कों में तो है। पहले मैं आपसे पूछूंगा, फिर आई विल आस्क व्हाट्स एज वेल अबाउट द टेनिस। देखें, पहले नंबर पे तो ये है कि स्पोर्ट्समैन नॉर्मली ऐसे होते हैं जिन्होंने अच्छे लेवल पे प्रोफेशनली खेलना होता है, वो अपनी स्टडीज़ को बिल्कुल साइड पे कर देते हैं। वो कहते हैं बस हम खेलें और अपनी फील्ड में आगे जाएं। बट ये आज से कोई 10 साल पहले बैडमिंटन में बहुत अच्छा एक मतलब स्कोप था, लाइक प्लेयर्स को अच्छी जॉब्स मिल जाती थी, बेशक वो पढ़े हैं या नहीं है। अच्छा, हाँ, तो इसलिए गवर्नमेंट लेवल पे उनको एक अच्छी जॉब मिल जाती है। डिपार्टमेंट्स बहुत एक्टिव थे, रेलवे डिपार्टमेंट था, वापडा अभी भी स्टिल एक्टिव है, नेशनल बैंक था, फिर पीटीसीएल था, बैंक्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने अपनी अपनी टीम्स बनाई थी। बट अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो काफ़ी कम हो गई हैं, तो इस वजह से प्लेयर्स जो हैं वो अब स्पोर्ट्स की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। जैसे ही वो अपना एक स्कॉलरशिप लेते हैं इस कॉलेज में, पहले कॉलेज की स्टडी फ्री, देन आगे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, यूनिवर्सिटी की स्टडी फ्री, देन उसके फ़ौरन बाद वो अब्रॉड निकल जाते हैं, ताकि उनको एक तो वहाँ पे स्टडीज़ भी अच्छी मिल जाएं, उससे स्कॉलरशिप बेस पे स्पोर्ट्स का एज लेके, ठीक है, और वहाँ पे जाके वो क्या कहते हैं कि वो अर्न भी करना शुरू करते हैं और एक अच्छे लेवल पे। कोटा होता है जॉब्स में भी तो होता है, जब मिनिस्ट्रीज में वगैरह में स्पोर्ट्स के लिए अलग कोटा होता है, तो अगर आप स्पोर्ट्स की तरफ और अब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं तो कुछ ऐसी जॉब्स भी हैं जहाँ पर आपको कोटा बेस सिस्टम पर जॉब मिल जाती है, ऐसा है? नहीं, बेसिकली कोटा सिस्टम नहीं है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त। अभी मैंने मास्टर्स किया हुआ है फिजिकल एजुकेशन में, तो मुझे प्रॉपर उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा जैसे दूसरे अप्लाई करते हैं। सो मुझे एक एज मिलेगा इस ग्रीन कोड का। जब मैं एक अपना रिटर्न टेस्ट क्लियर करूंगा, रिटर्न टेस्ट क्लियर करने के बाद इंटरव्यूज के अंदर मुझे इसके 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अच्छा, बस योर फैमिली इज ऑल्सो, अगर बात करें तो आपकी फैमिली भी स्पोर्ट्स में है, आपके वालिद साहब भी, आपका भाई भी, एंड देन यू एज वेल, इट इज कॉल्ड स्पोर्ट्स एज वेल, जिसमें आप अभी एट द मोमेंट भी मौजूद हो। क्या इससे ब्रेड एंड बटर अर्न की जा सकती है? बस ऑनेस्टली नहीं, सिर्फ स्पोर्ट्स से आप नहीं कर सकते इन पाकिस्तान एटलीस्ट। और अगर हमायूं, अगर आप सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं ना सही, आप आजकल किसी भी इंसान को देख लो, वो कहीं ना कहीं 2 जगह पे उसने टांगे अड़ाई में कमाने के लिए। सिंगल सोर्स ऑफ इनकम मुझे लग रहा है पाकिस्तान में भी इट्स नॉट सफिशिएंट, इवन मैंने भी अड़ाई हुई है। स्पोर्ट्स के साथ यही हो सकता है, क्योंकि आगे जाके अगर आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, जिस तरह से उन्होंने बताया, जैसे मेरी भी स्कूलिंग और यूनिवर्सिटी वगैरह सारी चीज़ें फ्री थी, यहाँ पर बड़ा अच्छा आपको फ़ायदा मिल जाता है आपको स्टडीज़ वगैरह में। लेकिन उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में जैसे वापडा के जो आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती है, आपको यूनिट्स फ्री मिल जाते हैं, आपको हाउस रेंट मिलता है, और फिर आगे जाके जब आप रिटायरमेंट एज पे जाते हो। लेकिन इसकी वो जो है प्रमोशन स्पोर्ट्स की आई थिंक 18 ग्रेड तक होती है। बिल्कुल, जो जिस तरह मैं अभी वापडा में हूँ, मैं अब मैक्सिमम जो है वो वापडा में मैं जितनी भी मेरी प्रमोशंस होंगी तो एटलीस्ट स्टार्ट होंगी 9 स्किल से, लेकिन 18 पे वो जाके रुक जाएंगी। 18 के बाद पहले ये होता था कि आपको इंक्रीमेंट जरूर लग जाता था अगर आप नेशनल चैंपियनशिप जीतती हो तो, बट अब वो भी गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है। 18 पे जाके आप जस्ट रखो, आपकी ईयर टू ईयर जो है वो सिर्फ एक इंक्रीमेंट जिस तरह बाकी उनका लगेगा, सेम उसी तरह आपका एक इंक्रीमेंट नॉर्मल लगेगा। ओके अजीम, मेरा एक इम्पॉर्टेंट सा सवाल ये है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है
बैडमिंटन आप खेलते हो, एक तो वो होगी कोर्ट प्रैक्टिस विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, लेकिन साथ ही साथ जो अब मेरे ख्याल में अवेयरनेस इसके बारे में आ गई है कि दूसरी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ना सिर्फ ये एक डिसिप्लिन्ड रूटीन होना एक प्लेयर के लिए मस्ट है, क्योंकि वो उसका ब्रेड एंड बटर है, उसी से उसने अर्न करना है, तो वो उसके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है और आप कैसे उसको मेंटेन करते हो। मैंने आपसे कहा था कॉल मिलानी है आपने, वो आप कॉल मिला लें और फिर जब तक मीनवाइल हम अजीम से वो सवाल का जवाब लेते हैं जो वस ने पूछा था। जी बिल्कुल ऐसी है कि आप अगर जो स्पोर्ट्स है उसके साथ साथ जब तक आप फिजिकली फिट नहीं होंगे तो आप अपनी स्पोर्ट्स को आगे नहीं लेके जा सकते। जिस तरह मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि मेरे पास एक ग्राउंड ही अवेलेबल नहीं थी इंडोर, जिसके लिए मैं काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। बट मेरे पास वो अगर ग्राउंड नहीं थी तो क्या मैंने अपनी स्पोर्ट्स को छोड़ दिया, या मैंने बाकी अपनी एजिलिटी की एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ की, पावर की, अपनी रिएक्शन टाइम, सबको कैसे इम्प्रूव किया। तो उसके लिए मेरे पास एक हमारे जो स्कूल थे जहाँ पे हम स्टडी करते थे उसके अंदर ही एक ग्राउंड बना हुआ था, क्रिकेट ग्राउंड था। तो मैं उस ग्राउंड के सुबह अर्ली मॉर्निंग चक्कर लगाता था, 10 चक्कर लगाता था उसके में। वो ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर डेली की मेरी वो रनिंग बनती थी, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेमिना इंप्रूव करने के लिए मैं एजिलिटी की एक्सरसाइज, स्प्रिंट्स होती थी, फिर जिगजैग थोड़ी स्प्रिंट्स होती थी, वो करता था। तो ये चीज़ें आपकी जो फिटनेस है उसको इम्प्रूव करती हैं। अगर आपकी फिटनेस इम्प्रूव नहीं होगी तो आप कोर्ट के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। जी वेलकम बैक टू एक और सुब। हमायूं को एक थोड़ी इमरजेंसी सिचुएशन थी, उनको जाना पड़ा है, लेकिन कोई मसला नहीं, अभी हम आपको लेके चलेंगे किचन में भी। एंड अजीम खुद कुकिंग करते हैं कि नहीं करते? थोड़ी बहुत। चलें आए किचन में आपको लेकर चलते हैं। थोड़ी बहुत क्या बनाते हैं आप खुद? सबसे जो फेवरेट मेरा है वो तो है कस्टर्ड। एक तो वो मैं बड़ा अच्छे तरीके से बना लेता हूँ। हाँ मीठा मुझे आइडिया हो गया ही नहीं, मीठा बहुत पसंद है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको हम तो जुम्मे को बनाते हैं मीठा हर जुम्मे, तो आप कल भी विजिट कीजिए। कल आप मीठे के लिए जरूर कल दोबारा जबरदस्त, बड़ा खूबसूरत लग रही है। तो काबली पुलाव टाइप का वो है लग रहा है इसका जो आ रहा है, गाजर वगैरह। हाँ इसकी स्मेल भी बड़ी प्यारी आ रही है। तो प्रॉपर वो देगी वाले जो चने वाले चावल होते हैं ना उस तरह की आ रही है माशाल्लाह। नहीं ज़ैनब हर चीज़ बड़ी खूब अच्छे और मज़ेदार बनाती है। कल ज़ैनब ने बनाई हुई थी तंदूरी चिकन, राइट? जी जी तंदूरी अमेजिंग। हमायूं ने तो वो क्या, हमायूं तो एंड में मेरे ख्याल में डोंगा भी ले गया होगा, उसने जितना मज़े में खाया। अच्छा तो आप बताए थे कि न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसी है ना? तो कौन सी चीज़ें जो आप कहते हो अवॉइड करनी चाहिए? अगर कोई, जैसे बहुत सारे होंगे स्पोर्ट्स प्लेयर्स हमारे यहाँ जो यंगस्टर्स हैं करना चाह रहे होंगे, उनको कोई टिप बताएं कि खाने में वो क्या करें और अगर वो अपनी हेल्थ को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ में अभी से इन्वॉल्व हो जाए ताकि उनको आगे हेल्प आउट हो सके सारी चीज़ें। ये ना जो न्यूट्रिशन है बेसिकली वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। अब जिस बंदे का ऑलरेडी वेट ज़्यादा है तो वो तो फैट वाली चीज़ें अपनी डाइट में से बिल्कुल निकाल दें। बच्चों के लिए, मतलब जो बच्चे बच्चों के लिए देखें, बच्चों के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा तो फैट है, फैट एक प्योर मिल्क है ना, और उसके अंदर जो है ना सारी चीज़ें मौजूद होती हैं उसके अंदर। तो ये है कि हमें सबसे ज़्यादा जो अपनी डाइट है उसके अंदर सबसे पहले तो ये है कि हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए दूध का और दही का, ये चीज़ें हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। उसके बाद जो है वो हमारी डाइट के अंदर आ जाते हैं ये जो प्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं, तो हमने इनको भी अपनी डाइट में साथ में ऐड रखना है। अब एक बंदा जिसका वेट ऑलरेडी ज़्यादा है तो वो फैट वाली चीज़ों को अपनी डाइट में से एक्सक्लूड करेगा तो ही उसका वेट जो है वो मेंटेन रहेगा। अगर वो ज़्यादा फैट लेता रहेगा ऑब्वियसली वो ज़्यादा मोटापा का शिकार हो जाएगा। अपने आप को एक्टिव रखें और अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, हेल्दी चीज़ें खाएं। आप बता दें आपने क्या क्या हेल्दी चीज़ें बनाई, मैं तब तक इनको ट्राई करवाती हूं। तब तक ट्राई करें। चना पुलाव के लिए यहाँ पे जो मैंने साबुत गरम मसाला लिया है उसमें ज़ीरा 1 खाने का चम्मच मैंने ऐड किया है, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, सौंफ आधा खाने का चम्मच, जायफल आधा टुकड़ा जो है मैंने यूज़ किया है, जवतरी 3 अदद, तेल ½ कप गया है इसके अंदर, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज जो है वो आपने 2 अदद ऐड करने हैं, काली इलायची 2 अदद, साबुत काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, दालचीनी यहाँ पे जो है 2 अदद, लौंग 6 अदद, बादियान का जो फूल होता है वो 1 अदद आप यूज़ करें, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, अगर पेस्ट नहीं बन सकता तो आप साबुत भी ऐड कर सकते हैं, तेज़पात जो है 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, टमाटर 1 अदद इसमें गया है, दही 1 कप, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, पानी हस्बे ज़रूरत, चने जो हैं 300 ग्राम लिए हैं और चावल मैंने 750 ग्राम मैंने लिए हैं। अच्छा मैंने इसके अंदर एक चीज़ भी ऐड की है, आप रेसिपी में ऐड कर सकते हैं, इमली या आलू बुखारा भी आप ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी जो है ना खटास आ जाती है। बाकी ये कि साबुत गरम मसाले मैंने ऐड किए और उसके बाद तेल के अंदर, और उसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज जो है वो ऐड कर दी। जैसे वो ब्राउन हुआ तो पानी डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया। पानी इसलिए डाला ताकि जो प्याज है वो जल्दी जो है वो ब्राउन ना हो जाए और फिर अदरक लहसुन
बेसन का जो पेस्ट है उसको भी ब्राउन करना होता है, तो तब तक वो कड़े और बहुत अच्छे तरीके से जो है पके। फिर टमाटर ऐड किए और सारे चने जो हैं इसके अंदर मैंने ऐड करके बहुत अच्छे से मिक्स किया, और जितने बाकी मसाले हैं वो आपने ऐड कर देने। जब आप देखें कि बहुत अच्छे से चने जो हैं इसके अंदर पक गए हैं और तेल अलग हो गया है, तो आप पानी जो है अपने चावलों के हिसाब से वो ऐड कर सकते हैं। हमेशा मैं बताती हूँ कि अगर आप 2 ग्लास चावल लेते हैं तो 4 ग्लास आप पानी डाल दें, तो इसकी क्वांटिटी इस हिसाब से आपके चावल हैं वो खिले खिले बनेंगे। आपने पानी जब बॉयल आ जाए तो आप चावल ऐड कर दें, और आखिर में इमली ऐड कर दें या आलू बुखारा ऐड कर दें तो थोड़ी सी खटास आएगी। अचार भी ऐड कर सकते हैं, मैं चना पुलाव में अचार भी डालती हूँ, उससे भी जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। और बस दम पे लगा दें और डिश आउट कर दें। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा भी बना हुआ है। मैं आपसे पूछूंगी कैसा लगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत ही मजेदार, मेरा दिल कर रहा है ये सारा देश का मुझे खा लूं। एक तो भूख भी लगी और दूसरा इसका टेस्ट बहुत मजे का है। नहीं आप जरूर खाएं, बहुत पेट भर मजे के के आए खाएं। चावल, बहुत शुक्रिया। जबरदस्त, वाकई टेस्ट बहुत ज्यादा है। नहीं ज़ैनब हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बनाती है, कोई भी चीज़ हो जाए। उस दिन हमने बनाया था अंडे का हलवा, मुझे पता नहीं था अंडे का हलवा क्या होता है। ओह माय गॉड, मैं पूरी वो मतलब हालांकि मीठा कल आप जो है कल सूजी और गुड़ का हलवा बनने लगा, तो सूजी और गुड़ का हलवा इंशाल्लाह बनेगा, वो हम खाएंगे। ज़ैनब मुझे क्विकली बात बताओ, मेरी ज़्यादा चावलों के साथ बनती नहीं है, लेकिन मैंने जब भी देखा आप कोई भी बिरयानी बनाती हो, कोई पुलाव बनाती हो, आपके चावल कभी भी नहीं माशाल्लाह टूटता। हाँ। हमेशा इट्स लाइक ऑलवेज ऑन पॉइंट। अच्छा, ये मेरी अम्मी की टिप्स हैं जो मुझे अम्मी ने सिखाई। एक तो ये बात है कि जब चावल डाल लें तो आपने चावलों में चमचा ज़्यादा नहीं हिलाना, ठीक है? आपने उसको बार बार ऐसे ऐसे नहीं, लोगों को बहुत होता है ना, आप ये करती होंगी इसलिए ऐसे है बार बार चावलों का। अच्छा, और दूसरा ये कि नमक बराबर कैसे करना है, जब चावल ऐड कर दें और पानी उसका तब चखें, आप टेस्ट करें, और अगर तब आपको पानी में नमक ज्यादा फील हो तो उसका मतलब ये होता है कि चावलों में जो नमक है वो बराबर है। ज्यादा फील होने का मतलब ये है कि बराबर है, और अगर कम फील हो तो आप और ऐड कर दें। और दम जब आपने लगाना है, अच्छा मैंने चावलों का आपने कहा कि टूट जाते हैं, और पानी का भी क्वांटिटी मैंने बताई है कि जैसे अगर 2 ग्लास चावल हैं तो 4 ग्लास पानी डालना है। इससे ज्यादा ना पानी ऐड होगा ना कम होगा, तब आपको खिले खिले जो आपके चावल खिले जो हैं ठीक है। और उसमें कोई चीज ऐसी डालनी होती है जैसे कोई अक्सर लोग डालते हैं, जैसे मैक्रोनी वगैरह में करते हैं, ऑयल का अक्सर डाल देते हैं, सिरका थोड़ा डाल देते हैं। मैं सिरका बॉईल करते हुए चावलों में ऐड करती हूँ, उससे ये होता है कि जो चावल का साइज होता है वो बड़ा हो जाता है और खिले खिले बनते हैं। वो बॉईल करते हुए, पकाते हुए इस तरह पुलाव या बिरयानी में तब नहीं कर सकते। नहीं बहुत अमेजिंग और बहुत अच्छे आपने बनाए हैं। और जिस तरह से भी ज़ैनब ने बताया ना कि चमचा नहीं मारना, तो कल बिल्कुल याद आ गया, कल असवन बना रहा था कढ़ाई, उसने बोला कि मैं मखनी कढ़ाई बनाऊंगा, और बहुत अमेजिंग, ओ माय गॉड, लव्ड इट। घर में मेरे घर में हम गए हुए थे और उसने वहां पर बोला बनाऊंगी, तो मैंने कहा मैं हेल्प करती हूँ तुम्हारी, तो आपने बहुत अच्छे चमचे मारे होंगे, मैंने यू हेल्प यू, उससे आगे बोला तुम निकलो। अच्छा जैसे वो करती है ना अम्मियां कहती है किचन से बाहर निकलो, मुझे कहता है निकलो निकलो मेरे किचन से बाहर निकलो। मैं कहा बात सुनो, ये वाला अभी मेरा घर है, कहते तुम इधर से भी निकलो। वो तो जो भी चीज है, जैसे आपका गोश्त गल भी जाता है तब भी चमचा ज्यादा नहीं हिलाना। हाँ नहीं हिलाना चाहिए। तो आप सीख लें, मैं आपको सिखा दूंगी सब। बिल्कुल। अपना वो एक टाइम याद आ गया जब मैं हॉस्टलाइज था जी कॉलेज लेवल में, तो मुझे ना शौक चढ़ा चावल बनाने का। अच्छा। तो मैंने कहा यार मैं पहली दफा ना आज ट्राई करता हूँ चावल। तो मैंने अम्मी को कॉल पे लिया, मैंने कहा मुझे चावल बताएं, मैंने पकाने आज। अच्छा। तो मेरे साथ जो मेरे कोलीग्स हैं उन्होंने कहा अजीम अब तो आज तुमने बनाने हैं। अच्छा। तो मैंने कहा उनको ये कह बैठा था कि मुझे बनाने आते हैं, और मुझे मजबूरी बन गई बनाना। बस फिर मैं अम्मी को लिया कॉल पे, कितना पानी डालना है, कितनी मिर्ची डालनी है, कितना नमक डालना है, और मैंने पहली दफा वो ट्राई किए आलू वाले चावल। अच्छा। और वो मेरे टूटे तो नहीं, लेकिन उसमें पानी थोड़ा ज्यादा हो गया। फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो वो थोड़े साथ जुड़े जुड़े लग गए ना, तो मजे के बने, टेस्ट उनका ठीक था, सिर्फ एक उनमें ये था कि वो पानी ज्यादा होने की वजह से खिचड़ी ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया अजीम, आपने इतने अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन किया कि एक स्पोर्ट्समैन पर्सन में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और किस तरह से आपके लिए व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ऑब्वियसली आपको कभी भी अपने जो इन्वायरमेंट है उसकी तरह हद तक नहीं रहना चाहिए, उसे एक्सप्लोर करना चाहिए। और देखें जिस तरह से अजीम इज़ अ लाइव एग्जाम्पल है, माशाल्लाह कहाँ से शुरू और कहाँ तक पहुँच गए। अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे इंशाल्लाह आपकी फील्ड में। ज़ैनब बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे अच्छे मज़ेदार खाने बनाए। अल्लाह आपको अलग से इन सारी चीज़ों का स्वाब देगा, आपकी जन्नत पक्की है क्योंकि आपने लोगों को बहुत अच्छा खाना खिलाया। इसकी एक बात मैं ऐड कर दूंगी, फिर आप अल्लाह हाफिज़ करिएगा सबको, कि वो कल का खाना इतना अच्छा बना था कि जो वो मसाला बच गया था ना एक न वाला, वो भी बस मेरा ज़ाया नहीं होना, ये भी ऐड करें और खाएं। बहुत अच्छा था, मुझे बड़ी किट लगाई मेरी उस बात पे। मैंने चिकन पीस खा लिया, मैंने कहा मसाला बच गया, रोटी भी नहीं है तो कर लो, चलो कोई बात नहीं। ज़ाया रिस्क बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, और अपना आप सब लोग बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अभी मुझे और एक और सबकी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।